आनंद मोहन जी, स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लवली आनंद जी, आपका भी स्वागत है। चुनाव इर्द गिर्द घूम रहा है, बिहार की राजनीति करवट ले रही है और बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव संभवतः होने वाले हैं। असेंबली के समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। जिस तरीके से आनंद मोहन जी, इंडिया गठबंधन अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बड़े अरसे के बाद ये पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा सेंटिमेंटल मुद्दा उठाई है जो जनता के दिल और दिमाग में बैठ रहा है। इसके पहले चुनाव जो लड़े जाते थे, बेरोजगारी पे, भूखमरी पे, जाति पे, दंगों पे चुनाव बिहार के हुए हैं। लेकिन ये चुनाव वोट के अधिकार, आम लोगों के अधिकार की बात की जा रही है, जो लोगों के हृदय में टच कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये मुद्दा इंडिया गठबंधन के जन आधार को बढ़ाएगा? देखिए, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि जो दलित हैं, वंचित हैं, शोषित समाज के लोग हैं, उनको ये समझाया जाए उनकी वोट चोरी कर दी जाती है। लेकिन इसके पहले जितने चुनाव हुए बिहार में, एग्रेसिव होके दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उनमें कोई संशय नहीं रहा कि हमारे वोट चोरी हुए। हाँ, उनको डरना चाहिए जो अपने ननिहाल में भी वोटर है, अपने ससुराल में भी वोटर है, अपने गांव में भी वोटर है, पटना में भी वोटर है और दिल्ली में भी वोटर है। उनको डरना ही चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान साफ साफ कहता है कि जो देश का नागरिक होगा, जो भारत का नागरिक होगा, वही एमएलए और एमपी का चुनाव लड़ेगा और सरकारों के बनाने में उसकी अहम भूमिका होगी, उसका योगदान होगा। इसमें डर पैदा करने की, संशय पैदा करने की जो कोशिशें हो रही है, बिहार बहुत जागरूक प्रदेश है, झूठ और सच को बड़ी बारीकी से जानता है। वो लोग ज्यादा चुल्पू मचा रहे हैं, संविधान लेकर दिखा रहे हैं कि संविधान पर खतरा है, जिनके राज्य में कभी संविधान के साथ बलात्कार हुआ, जिनके समय में कभी न्यायपालिका पर पहरे बिठाए गए, सेंसरशिप की, अभिव्यक्ति के अधिकार पर सेंसरशिप की तलवार लटकाई गई, जो देश पर इमरजेंसी थोपा, रातों रात 1.25 लाख लोगों को देश को कारागार में तब्दील करके जेलों में ठूस दिया। वहां संविधान बचाने की बात करते हैं, जो चोरी की बात कर रहे हैं। कभी लोगों पर, जिन पर यह आरोप था, लोग नारे देते थे, चारा चोर गद्दी छोड़, वो आज कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये सब तो ये जो चुनावी, हमने कहा कि जो चुनाव के पूर्व नैरेटिव सेट करने की जो योजना है, बस फकत जी। लवली जी, आप जेडीयू के सांसद हैं, नीतीश बाबू जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपको लग रहा है कि बिहार का जो चुनाव है नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, एनडीए गठबंधन ने अनाउंस किया है नीतीश बाबू ही चेहरा होंगे। आपको लग रहा है कि ये गठबंधन वापस आ रहा है? क्योंकि गठबंधन में काफी विच्छेद नजर आ रहे हैं। मसलन रामविलास जी के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, वो तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं कि हम 243 पर लड़ेंगे। तो आखिर वो वोट किसका काटेंगे? वो वोट सिर्फ नीतीश बाबू का ही काटने वाले हैं, क्योंकि जो दलित वोट बैंक है वो नीतीश बाबू का है। नहीं, इसमें हमारा कहना है, देखिए कि एनडीए में ये खास करके नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि लोगों ने देखा है कि उन्होंने जब उससे पहले क्या था, 2005 से पहले के जो बिहार है उसको लोग याद करना नहीं चाहते। और नीतीश जी जब से बने हैं, जब से गद्दी पर आए हैं, जब से बिहार को संभाले, आज देखिए कितना कुछ बिहार तरक्की किया है।
बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है, चाहे हर मामले में, रोड पुल पुलिया हो, अपराध का भी नियंत्रण हो, सब कुछ है। और ये है कि एनडीए ही जीतेगा, ये तो हम पूरा गारंटी के साथ कहते हैं, 100% इसमें है। और दूसरा है कौन क्या करेगा नहीं करेगा, हमको नहीं लगता है कि कोई एनडीए से बाहर होके वोट को ये करेगा, हमको ये नहीं लगता। ये हमको लगता है कि ये अपना प्रेशर हो सकता है, प्रेशर पॉलिटिक्स ये, लेकिन कोई एनडीए से जाएगा नहीं। आज के समय में जो एनडीए से जाएगा तो उसका तो बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। जनता को चाहिए बिहार जो अभी का बिहार है, खुशहाल बिहार है। आखिर नीतीश जी के नेतृत्व में ही ना इतना बढ़ा है, तो लोग ऐसा बिहार छोड़ के दूसरा बिहार की कल्पना भी नहीं कर सकता। आनंद मोहन जी, ये सत्य है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। मैं स्वयं भी बिहार का ही हूँ, पिछले दिनों में गया था, देखा था, मैंने लिखा भी था कि सड़कों का जाल बिछा है, नल जल आया है, बिजली आई है, इसमें कहीं से कोई दो सेकंड ओपिनियन नहीं है। लेकिन जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। नीति आयोग जो एनडीए का ही मतलब राष्ट्रीय सरकार का एक हिस्सा है, यहाँ पे नीति आयोग के आंकड़ों में बिहार सबसे नीचे रहता है, 28 नंबर पर रहता है। तो इन समस्याओं को नीतीश जी टैकल नहीं कर पाए, पलायनवाद को नहीं टैकल पाए, शिक्षा को नहीं टैकल पाए, स्वास्थ्य को नहीं टैकल कर पाए। तो क्या आपको लग रहा है कि आम मुद्दे नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के रूप में बाहर आएंगे? देखिए, मैं एक बात बताऊं, जहां ने अपने जवाब छोड़े थे, तो शिक्षा, चिकित्सा, ये सभी क्षेत्रों में बिहार आगे बढ़ा है और बिहार ने अचीव किया है 12.5% बड़ी तेजी से विकास का दर। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो 4.5% है, इसको पूरा करने के लिए 12.5% का लगातार वो रिजल्ट दे रहा है विकास दर में। तो ये प्रयास है, एक भूख है। बिहार बीमारू प्रदेश से विकसित प्रदेश की श्रेणी में कैसे आए? विकासशील तो बिहार हो गया, विकसित प्रदेश की श्रेणी में कदम रख चुका है। तो ऐसे में अब जो सत्ता के खिलाफ आक्रोश की बात होती है, वो तब जब लोगों को दिखे कि काम रुक गया है, विकास अवरोध है, बिजली में कटौती होने लगी है, बिजली आती है जाती है, आंख मिचौनी खेलती है, तो लोगों का आक्रोश होगा। कानून व्यवस्था में बड़ी गिरावट आई है, तब लोगों में आक्रोश होगा। लोग शिक्षा, चिकित्सा, अस्पताल से में रुग्ण है, तब लोगों का आक्रोश होगा। लेकिन हर मोर्चे पर बिहार सफल हो रहा है। प्रत्येक दिन लोग देख रहा है कि बिहार विकास के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है, नित नए कार्य हो रहे हैं। अब जो लोग, जिन लोगों के कारण पलायन हुआ, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, उग्रवाद, आतंकवाद, ये नरसंहार, जनसंहार, जिस बिहार की नियति थी, और उस दौर में अगर आप आकर के दिल्ली सेट कर गए और दिल्ली में आप व्यवस्थित हो गए, दिल्ली का चस्का आपको लग गया, यहाँ के रहन सहन का, यहाँ की जो जीवन शैली है उसका, या नोएडा का, गाजियाबाद का, कलकत्ता का, चेन्नई का, जो जहाँ चले गए थे और वहाँ अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से कुछ अर्जित करके वो वहाँ रह रहे हैं, तो आज भी लौटना नहीं चाहते। लेकिन जो अब बिहार में है वो पलायन भी करना नहीं चाहते। तो ये स्थितियां हैं। हाँ, अब अगला साल पंचवर्षीय जो होगा एनडीए का, उसमें एनडीए की कोशिश होगी फैक्ट्रियों का जा, और जब फैक्ट्रियां लगेंगी, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे पास है, श्रम शक्ति हमारे पास है, जल संसाधन हमारे पास है,
खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में सर्वे बताता है कि वो है। कोसी बेसिन में उत्कृष्ट तेल है, गैस है, गया के पहाड़ियों में लोह अयस्क हैं, तो ये सब बेतिया में ग्रेनाइट है, पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये सिर्फ खेती पर, जो आपको हाजीपुर का केला है, मुजफ्फरपुर का लीची है, दानापुर का लंगड़ा आम है, आपको खगड़िया का मक्का है, समस्तीपुर की मिर्ची है, कटिहार किशनगंज का वो आपको चाय है, पूरे मिथिलांचल का मखाना है। तो ये जो खाद्य प्रसंस्करण वहाँ लगना है, ये अब शेष है। अगले फेज में ये होगा और पलायन होगा। लवली जी, बिजली, मैं आपको बताऊं कि बिजली अभी 125 यूनिट फ्री किया है, लेकिन आज ये 125 नहीं, सोलर बिजली का इतना विकास करेंगे हम कि बिजली पर खपत ही नहीं होगा। तो ये सब प्रयास अगले दौर का है। लवली जी, आप सांसद हैं जेडीयू से, नीतीश बाबू की छवि रही है ढुलमुल इधर उधर जाने की। आपको लग रहा है कि बाई चांस किसी तरीके से एनडीए वापस नहीं आई तो केंद्र सरकार के समर्थन पे नीतीश बाबू विचार करेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और जो चीज़ आम जनता को, जो पत्रकारों को दिख रहा है, वो उन्हें भी दिख रहा होगा कि इस गठबंधन के चुनाव में नीतीश बाबू सबसे बड़े लूजर के रूप में उभर रहे हैं। नीतीश बाबू की पकड़ कमजोर हुई है, चाहे उनके व्यक्तिगत छवि को लेकर हुई हो, चाहे उनके स्वास्थ्य के कारण के लिए हुई हो, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हुई हो। लेकिन उन सबसे बड़े जो घाटा का सौदा हो रहा है इस चुनाव में, उनकी सौदा हो रहा है, ये सर्वे और आम लोगों का मानना है। नहीं, इसमें हम काट करेंगे जी जी, क्योंकि जो जब भी उन्होंने जो भी बदलाव, मतलब जो इधर उधर जो आप लोग बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, वो अपना फायदा कुछ नहीं देखे, बिहार का हित हमेशा देखे। जो बिहार का हित रहा वही सर्वोपरि रहा, उसके लिए ही उनको करना पड़ा है। और वो बार बार कहे हैं कि हम जो हैं इस गठबंधन में मजबूती से हैं, एनडीए गठबंधन में। और आप लोग जो ये कह रहे, जो विपक्षी कह रहा है कि ढुलमुल, अरे ढुलमुल कर रहे हैं तब इतना बिहार में विकास होता है, रोज नया नया चीज घोषणा कर रहे हैं। अभी देखिए शिवहर में भी हुआ है, आप देखिए, और कितने जिला में मेडिकल कॉलेज का हुआ है। तो ये नित्य नई योजना का जो वो बोल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, ये कोई ढुलमुल चरित्र के लोग नहीं करते, ये स्ट्रॉन्ग लीडर ही कर सकते हैं। और नीतीश जी इतिहास पुरुष बन के उभरे हैं कि उनको याद किया जाएगा कि कितना काम उन्होंने किए, कैसा बीमारू राज्य उनको मिला था, आज सही माने में वो विकसित राज्य हो गया है, विकासशील बिहार हो गया। आज हम बिहारी होकर गर्व से करते हैं, बिहारी होना अब गर्व की बात हो गई है, जिस समय लज्जा की बात होती थी। तो हमको लगता है कि इनका तो बार बार बोले हैं और बिहार के हित में उन्होंने फैसला लिया है, तो वो एनडीए को हमारे ख्याल से बार बार ये बात बोलते हैं, विपक्षी लोग ही उल्टा पुल्टा ये करते हैं, आक्षेप लगाते हैं। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और बड़ी मजबूती से नीतीश कुमार जी भी एनडीए गठबंधन के साथ हैं। आनंद मोहन जी, एक प्रश्न है जिसको आप अच्छी तरह समझते हैं। बिहार में जाति की राजनीति हमेशा हावी रही है। पिछले दिनों जो घटनाक्रम देश में हुआ है, वक्फ बोर्ड की बात हो, उसके बिल को पास होने की बात हो, एक बहुत बड़ा माइनॉरिटी का समुदाय का जो वोट है वो नीतीश बाबू से रूस्ट है, अलग हुआ पड़ा है। बाकी जातियां खास नेताओं के साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो यादव हो, या अपर कास्ट वोट हो जो बीजेपी के साथ है। नीतीश बाबू के साथ समाज का कौन सा वर्ग बचा हुआ है? एक बात में सबसे पहले तो एक प्रश्न का जवाब जो आपने कहा, आंकड़े ये बताते हैं, लवलियानंद से ये छूट गया। आंकड़े बताते हैं, प्रेस बताते हैं, सर्वे बताते हैं कि लूजर रहेंगे।
ये कितना दिन से सुन रहे हैं? ये पिछली बार भी सारा सर्वे, सारा रिपोर्ट, सारा प्रेस, सारा मीडिया कहा था कि 4 से 5 से ज्यादा आप नहीं दे रहे थे नीतीश कुमार को, और 100% 16 में 16 बीजेपी को दिया जा रहा है। वह दोनों का दोनों बराबर हो गया। जब जब लगता है कि नीतीश कुमार फिनिश होने वाले हैं, तब तब नीतीश कुमार बड़ी शानदार तरीके से कमबैक करता है। ये और नीतीश कुमार का ही वोट बैंक है। अगर नीतीश कुमार का वोट बैंक नहीं हो तो लालू प्रसाद की क्या लाचारी होती है। नीतीश जी आ जाइए, राहुल जी नीतीश जी आ जाइए, अखिलेश यादव नीतीश जी आ जाइए, शरद पवार नीतीश जी आ जाइए। क्यों आ जाइए? एक भिखमंगा को बुलाया जा रहा है क्या? क्यों बुलाया जा रहा है? अति पिछड़ों, जब तक नीतीश कुमार की सांस चल रही है, कर्पूरी ठाकुर के बाद वो अपरिहार्य नेता है, सर्वमान्य नेता है अति पिछड़ों के, और अति पिछड़ा वोट कहीं नहीं जाएगा। अगर अति पिछड़ा वोट की सेंधमारी की हर कोशिश, मैं किसी दल का नाम नहीं लेता, सेंधमारी की हर कोशिश के बावजूद नीतीश कुमार मजबूरी इसलिए है, एक वोट बैंक, पुख्ता ठोस वोट बैंक के वो मालिक। अब आगे आइए, आपने कहा जात पात की बात, कौन सी जाति है जिसको कोई नोटिस नहीं ले रहा है? वो धानु, कहार, कुम्हार, ये जो छोटी छोटी जातियां हैं जिसको कोई नोटिस नहीं लेता, 2%, 3%, हाँ, 2%, 1.5%, 1% वाले, वो सभी यूनाइट होते हैं नीतीश कुमार की छतरी के नीचे, और वही उनकी ताकत। आपने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय बिगड़ा हुआ है नीतीश कुमार से, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा टिकट एनडीए गठबंधन में रहते 11 टिकट नीतीश जी ने दिया, और एक भी नहीं जीता, तो अल्पसंख्यक कैसे साथ थे? मैं उन्हीं से आपके माध्यम से सवाल करता हूँ। गुस्सा, आक्रोश आप किस पर कीजिएगा? जिसके लिए आप कुछ कीजिएगा, जिस पर आपका हक बनता है कुछ करने के बाद। ये नहीं कि हमारा सेकुलर इमेज है, आप सेकुलरिज्म के नाम पर आप हमको साथ नहीं दीजिए, लेकिन उम्मीद हमसे रखिए। यही होता रहा है, अल्पसंख्यकों ने उम्मीद रखा है। हिंदुस्तान में आपको बताएं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अगर किसी एक व्यक्ति ने आजादी के बाद सर्वाधिक काम किए तो नीतीश कुमार। आज अल्पसंख्यक समुदाय लोगों ने, अंबेडकर साहब आए, दलित तक आते आते रुक गए। दलितों के अधिकार की बात की, महान लोग हैं, उन्हें सबसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए किए, ठीक है, लेकिन वो दलित तक आके रुक गए। वीपी सिंह आए, वो 4 कदम आगे बढ़ के पिछड़ों की बात की, पिछड़े तक रुक गए। कोई भी जिसको अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की बात होती है, उसमें सिर्फ नीतीश कुमार आ गया है। आज गुजरा का बेटा, आज जो पसमानदा समाज है मुसलमान में अल्पसंख्यक जी, उनके साथ, हाँ, वो उनके साथ था या नहीं था मैं नहीं जानता, लेकिन आज अगर कोई कहता है कि हम सरपंच हैं, हम मुखिया हैं, हम जिला परिषद हैं, हम डिप्टी मेयर हैं, हम मेयर हैं, हम जिला परिषद अध्यक्ष हैं, हम ब्लॉक प्रमुख हैं, ये नीतीश कुमार की देन है। बावजूद इसके क्या कारण है कि 11 टिकट आपको मिला और एक भी नहीं जीत के आया? और बसपा से जीते हुए जमा खान को
ला करके नीतीश कुमार हृदय चौड़ा करके अल्पसंख्यक मामले का मंत्री बना देता है। सब कुछ के बावजूद फिर भी नीतीश कुमार इसको आक्रोशित नहीं होता, गुस्सा नहीं करता, रूठता नहीं है। और एक ढाका का अल्पसंख्यक समुदाय के एक लड़के को जिता के ला करके एमएलसी बना देता है। तो ये नीतीश कुमार फिर भी करता है। लवली जी, एक राजनीतिक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ये एनडीए की ये वरदान भी है। बिहार की जो राजनीति है आज की तारीख में पहली बार बिहार की राजनीति वोट कटुओं के आसपास नाच रही है। इस चुनाव में ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो वोट कटुआ के रूप में आ रही है। जैसे प्रशांत कुमार हो गए, इवन चिराग पासवान हो गए, इवन मांझी जी हो गए। ये सब लोग अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली फायदा जो मुझे दिख रहा है, जो हरियाणा में जिस तरह से हुआ था कि बीजेपी की सरकार आ गई, तमाम वोट कटुए वहां पे घूम रहे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस 1000-2000 सीट पे 10-12 सीटों से हार गई और बीजेपी की सरकार बन गई। तो क्या ये फायदा आपको वहां एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, सब का अपना अपना है जी, अपना अपना जनाधार है। तो और लेकिन बाकी जो हमारे एनडीए गठबंधन में है उनका अपना अपना आधार है। तो एनडीए को तो है ही उसमें, और जो बाकी लोग जो दूसरे से आ रहे हैं उनकी बात हम नहीं करते हैं। वो लोग तो सही माने में वोट कटवा के रूप में कर रहे हैं लोग। तो हमारी शुभकामना है कि जैसे आप बोले प्रशांत किशोर, शुभकामना है आगे बढ़े, लेकिन ये सब तो सही माने हैं कि वोट कटवा के रूप में कर रहे हैं। लेकिन बाकी तो हमारे एनडीए दल के 5 दल के हैं, वो सबकी जरूरत तो है ही पार्टी में। आनंद मोहन जी, एक अलग नहीं है। एक आसान सवाल आपसे ज्यादा बात कर पाएंगे क्योंकि आप मुझसे ज्यादा बिहार में रहे हैं। प्रशांत कुमार की चर्चा बौद्धिक लोगों में हो रही है। मेरा स्वयं का मानना है कि अंकगणित के रूप में सीट में तब्दील होती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको यथार्थ, चूंकि अभी आप वहां से वापस आए हैं, देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि प्रशांत कुमार क्या एनडीए के घटक को डेंट कर रहे हैं या इंडिया गठबंधन को डेंट कर रहे हैं? ये जो उम्मीदवारों की सूची आएगी तब हम आपको बता सकते हैं वो किसका नुकसान कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राजनीति सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। तब टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका, अडानी, अंबानी ही मुल्क पर राज करते हैं और वही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ये सभी होते हैं। ये देश साबित कर चुका है। राजे रजवाड़ों से निकल करके लोकतंत्र फिर उन्हीं के यहाँ जाएगा। कहाँ है आजकल? राजे रजवाड़े हाशिए पर आ गए। तो ये जो संदेह था निर्मूल साबित हुआ। अब आप कह रहे हैं कि कितना असर डालेगा। मैं कह रहा था कि न तो पैसों का खेल है राजनीति, न तो आंकड़ों की बाजीगरी है राजनीति। सिर्फ आंकड़े जुटा करके और लैपटॉप पर बैठ करके राजनीति नहीं की जाती। राजनीति जमीन से जुड़ के होती है, जन सरोकारों से जुड़ के होती है। और ये सब काम अभी लोगों को परखना, बिहार को परखना किसी अलग लीडरशिप के लिए ये माइंडसेट है। महागठबंधन के लिए और एनडीए के लिए दो तरफ बिहार का मिजाज है आम जनता का, और तीसरा कोई कौन नजर नहीं आता है। ऐसे में अब सूची जारी होने के बाद हम आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि किसका वोट कट रहा है, कटेगा। लेकिन जो आपने कहा कि वोट कटवा कुछ लोग हैं, चिराग पासवान अभी ये नहीं कहा है कि वो एनडीए से अलग। प्रेशर पॉलिटिक्स, जैसा लवली आनंद जी ने कहा कि प्रेशर पॉलिटिक्स में ये सब चलता है, लेकिन उन्होंने तो हाल में दिया बयान प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद
कि जब तक प्रधानमंत्री जी जिंदा है तब तक मैं एनडीए के साथ हूं। ये बयान है एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि वो 243 सीट पे लड़ेंगे, पीएम के साथ रहेंगे लेकिन 243 सीट पे लड़ेंगे। ये बात बड़ी स्पष्ट बिहार की राजनीति में घूम रही है। ये स्पष्ट हो जाए जी, ये अगर स्पष्ट होता है कि 243 सीट पर लड़ेंगे तो फिर हम लोग बात करेंगे। अभी वो क्या बोलते हैं, कितना बैक आते हैं, ये सब देखना शेष है। वो लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, लेकिन दूसरे जो हैं घटक दल जिनका नाम जीतन राम मांझी है वो पूरी तरह एनडीए के साथ है। वो बयान से, कैरेक्टर से, और ये हमको जो है ना एक वीडियो हम कर दिए कि ये जो आप 243 सीट का, तो वो बहुत बार इसका ये भी कर दिए, व्याख्या भी दे चुके हैं कि जो 243 सीट पर एनडीए लड़ेगा वो हम ही लड़ेंगे। हाँ। ये भी बात तो बोला गया। 243 सीट मतलब हम लड़ रहे हैं, हम अपना ये मान के लड़ रहे हैं। एनडीए की ये सभी प्रत्याशी हमारे बार प्रत्याशी हुआ है। और इसमें जो आप बोले हैं एक और भी हम कहेंगे जैसे प्रशांत के बारे में, तो इसमें क्या है, कौन दूध का धोया हुआ तो यहाँ ले रहा है, जिसको टिकट इधर नहीं मिला उधर नहीं मिला वो लोग आ रहे हैं। ऐसा तो मतलब किसी भी पार्टी पर आप ब्लेम लगा के तो अपना ये कर रहे हैं, तो वही लोग तो आ रहे हैं पढ़ाई। एक आखिरी सवाल आपसे लवली जी, आप जेडीयू की सांसद हैं, संसद अभी चल रहा है, एक दिन और बचा हुआ है, आपने किन किन मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का और राष्ट्रीय हित में, क्या क्या तो किया? दर्जनों मुद्दे उठाए और जो हमारा वादा था, चुनावी वादा, उसमें बहुत सारा वादा जो है पूरा भी हो चुका है। उसमें से तो हमारा था कि रेलवे लाइन शिवहर में नहीं, आज़ादी के बाद में, तो रेलवे लाइन पर भी अब भूमि अधिग्रहण का काम हो रहा है। उसको भी मैं बार बार उठाई। आनंद मोहन जी के समय में सर्वे हुआ था जब वो थे रामविलास पासवान। और दूसरा अभी देखे कि पुनौरा धाम भी हमारा मुद्दा था। वो आनंद मोहन जी का सबसे पहले जब ये निकले जेल से तो फिर मुख्यमंत्री जी से भी मिले और पूरे देश में एक ही मुद्दा था कि जैसे राम मंदिर के तर्ज पर जानकी मंदिर, जहाँ की जगत जननी जानकी ने अवतरित हुआ है, तो वहाँ पर भी विशाल जानकी मंदिर बने और वो काम अभी जो है माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से उन्हें भी आभार दूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करती हूँ और देश के प्रधानमंत्री जी को भी, क्योंकि इसमें सबसे पहले 147 करोड़ ये दिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं बार बार जो उठाई मामला, तो 500 करोड़ केंद्र सरकार के द्वारा भी पुनौरा धाम मंदिर में दिया गया और लगे हाथ 887 करोड़ भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए और शिलान्यास करने गृह मंत्री जी गए। तो ये भी मुद्दा है अभी। और जो जो मुद्दा हम नहीं उठाए वो भी हो ही रहा है। वो चेतनानंद का था, मेडिकल कॉलेज का, और क्या क्या तो ध्यान नहीं है कि कागज फैक्ट्री, ये सब आप उठा चुकी हैं। एक आनंद मोहन जी आपसे सवाल, लवली जी ने जो कहा, गृह मंत्री जी ने जिस मंदिर का शिलान्यास किया, इसकी चर्चा लवली जी कर रही हैं, आपको लग रहा है कि बिहार की राजनीति में फिर से एक धर्म का तड़का लगाया जा रहा है? देखिए, इसको सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं कर सकते आप, धर्म का तड़का नहीं कर सकते। ये जो शिलान्यास हुआ है उत्तर बिहार, संपूर्ण मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास की नींव डाली गई। जब वहां पुनौरा धाम में मंदिर बनेगा तो उसी के साथ साथ रामायण सर्किट आए, 6 लेन सड़क शिवहर होके गए, ठीक है, वो जनकपुर तक जाएगी, नेपाल से भी उसका कनेक्शन जुड़ेगा, एयरपोर्ट आएगा, रेलवे शुरू हो गए। ये सब उस मंदिर के बहाने पर्यटक आएंगे देश भर के, और वो जो पुनौरा धाम है उसके इर्द गिर्द अल्पसंख्यकों की आबादी है, और उसमें जो खुशी थी इस बात को लेके, खास करके रोजी और रोजगार को लेके, वो अद्भुत था। महिलाएं तो बहुत खुश थी, क्योंकि सीता जी न केवल अपने जीवन काल में उपेक्षित और लांछित हुई, राम लौटे 14 वर्ष के वनवास के बाद, माँ सीता
का उद्धार हुआ, वहां लंका से आई, पुष्पक विमान से सब परिवार आए हनुमान जी के साथ। दीपावली किसके लिए मनाई? सिर्फ राम के लिए, सीता के लिए लांछन लाया और फिर वनवास हुआ। तो ये जो जीवन काल में जो वेदना, कष्ट, इसको लेके मिथिलांचल तिलमिला रहा था। अब आज भी आपको अयोध्या में मंदिर बनता है, रामलला स्थापित हो गए, लेकिन पुनौरा उपेक्षित था। आनंद मोहन निकले और लगातार आवाज उठाता रहा कि अयोध्या में क्या हुआ, मिथिलावासी को कोई मतलब नहीं। फूफा जी विराजमान हो गए, फुआ जी कहाँ है? हमारी तो बुआ है। और हम जब जिस दिन पुनौरा धाम में स्थापित माँ जानकी होंगी, हमारी बुआ होंगी, उस दिन फूफा जी भी स्थापित होंगे। और हम कहते रहे कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत ये बताता है। हम तो जय श्री राम का विरोध करते थे। हमने कहा कि ये पेटेंट है किसी पार्टी का, हमको कोई मतलब नहीं। हम मिथिलावासी हैं, बिना सिया के राम नहीं। अगर बिना गौरी के शिव नहीं, अगर बिना राधे के कृष्ण नहीं, बिना लवली के आनंद नहीं, तो बिना सिया के राम नहीं। ये हमारा नारा था। और पुनौरा के बिना अयोध्या नहीं। आज वो पूरा हुआ। हम लोग सब आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने शुरुआत की विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण 147 करोड़। माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने 500 करोड़ के आवंटन की घोषणा की सदन में। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्होंने बढ़ के 887 करोड़ का बजट दिया, कैबिनेट से पास किया। और अभी ये दोनों गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी गए और उसका शिलान्यास किया। ये शिलान्यास मिथिलांचल के चतुर्दिक विकास की रीत है, ये कोई भूमि पूजन नहीं है। लवली जी, आपने स्टार व्यूज से बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। और मोहन जी, थैंक यू सो मच, इट्स अ वेरी नाइस इंटरव्यू।